अपने देश में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कई सारे लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, लोग पार्टनरशिप डीड बना करके पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलएलपी की। जी हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। सबसे पहले जानेंगे कि एलएलपी होती क्या है, इसको बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है, क्या क्या पेपर्स लगते हैं, बनती कैसे है, इसमें टैक्स रेट किस हिसाब से अप्लाई होता है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, और सबसे अंत में एलएलपी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनी से कैसे डिफरेंट है, इन सब के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यह एक तरह की पार्टनरशिप फर्म है विथ बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू इट्स पार्टनर्स। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का एक हाइब्रिड वर्जन कह लीजिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कई लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर होती है, इन दोनों का एक मिक्स वर्जन भी मानते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को सबसे पहले अपने देश में एलएलपी एक्ट 2008 के माध्यम से 2008-2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और अब यह काफी पॉपुलर हो गया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह ही एलएलपी भी लोग अपने देश में खूब बनाते हैं और बहुत सारे लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बदले में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बिजनेस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब जब आप लोगों ने समझ लिया है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है, तो अब बात करते हैं कि इसको बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है और पेपर्स क्या क्या लगते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। 2 लोग जो कि इसमें पार्टनर बनेंगे और डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। आप चाहें तो सेम आदमी को, एक ही व्यक्ति को पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों रोल दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट इस एलएलपी का बिल्कुल सेपरेट रहे, तो आप पार्टनर्स किसी और को बना सकते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स किसी और को बना सकते हैं, जैसा कि कंपनीज में होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको बनाने के लिए जो 2 लोग चाहिए उनके पास क्या क्या पेपर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो दोनों लोगों के पास वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के अलावा उन दोनों लोगों के पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में उनके पास या तो पासपोर्ट होना चाहिए, या वोटर आई कार्ड होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या आधार कार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे आईडी प्रूफ और पैन कार्ड हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। अब अगला जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए उनका प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में कोई भी यूटिलिटी का बिल, जैसे कि बिजली का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, मोबाइल का बिल, टेलीफोन का बिल, और अगर इन चारों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है अगर आपके पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास, तो उनके पास बैंक अकाउंट तो जरूरी होगा। तो आप बैंक अकाउंट का पिछले 2 महीने का स्टेटमेंट दे सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसमें कि एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए और लेटेस्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री होनी चाहिए। अब हम लोगों ने पैन कार्ड कलेक्ट कर लिया, आईडी प्रूफ कलेक्ट कर लिया, एड्रेस प्रूफ कलेक्ट कर लिया। अब रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की बात कर लेते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस रहना जरूरी है। उसके लिए जिस किसी के भी नाम से वो प्रीमिसेस है जहां पे एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस रहना है, उनका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और साथ में कोई यूटिलिटी का बिल, जिसमें कि बिजली का बिल सबसे अच्छा प्रूफ माना जाता है। बिजली का बिल अगर आप अटैच करते हैं अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो जनरली यह देखा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करती हैं और उसको अप्रूव कर देती हैं। कुछ इंफॉर्मेशन भी चाहिए होता है पेपर्स के अलावा। क्या क्या चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एलएलपी का नाम क्या रखेंगे उसके बारे में कम से कम 200-300 ऑप्शन होने चाहिए, ताकि अगर पहला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो दूसरे ऑप्शन को रजिस्ट्रार कंसीडर कर सके, दूसरा भी अगर अवेलेबल नहीं है तो तीसरे को कंसीडर कर ले। और आपकी किस्मत अगर एकदम बिल्कुल ही खराब है कि आप जो नाम दे रहे हो वही नाम रिजेक्ट हो जा रहा है या वही नाम अवेलेबल नहीं है, तो मेरी सलाह के हिसाब से आपको कम से कम 4 नाम का ऑप्शन देना चाहिए, ताकि कोई ना कोई अवेलेबल हो और 1 गो में ही आपकी एलएलपी रजिस्टर हो जाए। नाम हम लोगों ने ले लिया। फिर दोनों जो पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे उनका मोबाइल नंबर,
उनका ईमेल आईडी, उनका पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल, उनका जो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ है जहां वो रहते हैं वहां पे कितने टाइम से रह रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है क्या है, या हाउस वाइफ है क्या है, इसके बारे में डिटेल। और जब ये सारी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठी कर ली, फिर एलएलपी काम क्या करेगी, बिजनेस क्या करेगी। भाई कुछ ना कुछ बिजनेस होगा, तो कुछ ना कुछ बिजनेस करने का प्लान होगा, तभी तो आप एलएलपी रजिस्टर करने जा रहे हैं ना। तो उस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, ताकि उस बिजनेस के डिटेल्स को, उस बिजनेस के बारे में एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ जानकारी दी जा सके। अब जब हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया है, अब थोड़ा सा इसका प्रोसेस कैसे होता है उसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का लेना जरूरी है, क्योंकि सारी की सारी जो फाइलिंग है वह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट mca.gov.in पे होती है और कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है एलएलपी के रजिस्ट्रेशन का। आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ती है, आप अपने घर बैठे बैठे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर करा सकते हैं। अब घर बैठे बैठे अगर रजिस्टर कराएंगे तो कहीं ना कहीं पेपर तो साइन करना ही पड़ेगा ना। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसीलिए है कि ताकि आपकी ऑनलाइन फाइलिंग जो होगी उस पर इलेक्ट्रॉनिकली आपका सिग्नेचर रहे, ताकि रजिस्ट्रार को भरोसा हो जाए कि यह साइन आप ही ने किया है। तो सबसे पहला डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास पहले से डिन नंबर है, डिन को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, अगर पहले से है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आपको एक डिन भी लेना पड़ेगा। हालांकि आजकल जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है उसमें अगर किन्हीं के पास अगर डिन पहले से नहीं है तो इनकॉर्पोरेशन के पेपर्स जो फाइल होते हैं उसी पेपर्स के साथ ही डिन एप्लीकेशन भी चला जाता है और उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ ही डिन नंबर भी प्रोमोटर्स का, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का या पार्टनर्स का अप्रूव होकर के आ जाता है। अब जब डिन और डिजिटल सिग्नेचर हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया, पेपर्स और इंफॉर्मेशन हमने पहले ही इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो सबसे पहला जो स्टेप है इनकॉर्पोरेशन का वो है कि आप अपनी एलएलपी का नाम रिजर्व कराएंगे। नेम को रिजर्व कराने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। यह एप्लीकेशन या तो आप एमसीए की वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म RUN फाइल करके कर सकते हैं, या फॉर्म 1 LLP फॉर्म 1 डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन को फिल करके और उसको फिर ऑनलाइन एमसीए के पोर्टल पे अपलोड करके भी आप कर सकते हैं। एक बार जब आपका नाम अप्रूव हो गया, उसके बाद आपको पार्टनर्स का कंसेंट लेटर साइन कराना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कंसेंट लेटर साइन कराना है, एलएलपी के बारे में और भी कुछ एफिडेविट वगैरह वो सब साइन कराने हैं पार्टनर से। और इन सब पेपर्स को, जिसको कि हम कलेक्टिवली इनकॉर्पोरेशन पेपर्स बोलते हैं, इसको आपको फाइल कर देना है फॉर्म 2 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में, वापस से वही सेम एमसीए के पोर्टल पे ऑनलाइन जाकर के अपलोड कर देना है विथ फीस। जब फॉर्म 2 आपका अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जनरेट हो जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी एलएलपी सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई है। लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ काम बाकी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। अब आपको करना यह है कि पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड तो होगी ना, बिना पार्टनरशिप डीड के तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में उसको पार्टनरशिप डीड नहीं बोलते हैं, उसको एलएलपी एग्रीमेंट बोलते हैं। अब आपका काम है कि आप एलएलपी एग्रीमेंट में जो आपके पार्टनर्स के बीच में जो टर्म्स कंडीशंस हैं, टर्म्स कंडीशन में कि किसके पास कितनी ओनरशिप रहेगी, बैंक अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा, मैनेजमेंट को कौन देखेगा, डे टू डे ऑपरेशंस को कौन देखेगा, प्रॉफिट में किसका कितना शेयर रहेगा, लॉस में किसका कितना शेयर रहेगा, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि आपके पार्टनर्स ने आपस में बैठ करके अग्री की होगी, इसको आप राइटिंग में रिड्यूस करेंगे। मतलब कि एलएलपी एग्रीमेंट में वो सारी चीजें आप लिखेंगे, सारे पार्टनर्स मिलकर के उसको साइन करेंगे, स्टाम्प पेपर पे उसका प्रिंट आउट लेंगे और फॉर्म 3 में, एलएलपी फॉर्म 3 में एज ए अटैचमेंट आप अपने एलएलपी एग्रीमेंट को वापस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में फाइल कर देंगे, एमसीए के पोर्टल पे अपलोड करके विथ फीस ऑफ कोर्स। एक बार जब आपका फॉर्म 3 अप्रूव हो गया, इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रार ने उस एलएलपी एग्रीमेंट को अप्रूव कर लिया है और अपने रिकॉर्ड में ले लिया है। अब यहां से आपकी एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और अब आप अपना जो बिजनेस है, जो कॉमर्शियल ऑपरेशन आप करना चाहते हैं, जिसमें कि आपका क्लाइंट एक्विजिशन, स्टाफ की हायरिंग, ऑफिस रेंट वगैरह पे लेना, बैंक अकाउंट खुलवाना, पैन कार्ड वगैरह, 10 नंबर लेना, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना और भी कई सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं
वो सारी फॉर्मेलिटीज अब यहाँ से आप पूरा करना शुरू कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब जब हम लोगों ने जान लिया है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर कैसे होती है, अब आइए इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का सबसे पहला जो बेनिफिट है कि इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसा कि प्रोप्राइटरशिप फर्म्स और पार्टनरशिप में होता है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म्स में प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसा इसमें नहीं है। इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर होल्डर्स को जो एडवांटेजेस है लिमिटेड लायबिलिटी का, वह सेम एडवांटेज आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिलता है। शायद इसीलिए इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप का एक मिक्स वर्जन कहा गया है, हाइब्रिड वर्जन कहा गया है। अब दूसरे एडवांटेज की बात करते हैं। दूसरा एडवांटेज है कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में उसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स बदलते रहते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती रहती है, सरवाइव करती रहती है, मतलब उसका जीवन शाश्वत होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का को परपेचुअल सक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, मतलब कंपनी कभी खत्म नहीं होती। सिमिलरली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी परपेचुअल सक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, मतलब कि इसके पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चलती रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स को इसके पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डेथ से, उसके दिवालियेपन से, मतलब अंग्रेजी में इंसॉल्वेंसी से, या फिर पागलपन से, पागलपन इसलिए बोल रहा हूं कि जो आदमी पागल होता है उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कोई भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत नहीं होती, उसको अनफिट माना जाता है। और जो आदमी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से अनफिट है, मतलब वह इस देश में कोई भी लीगल चीज साइन नहीं कर सकता, कंपनी नहीं बना सकता, एलएलपी नहीं बना सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता, यहां तक कि रेंट एग्रीमेंट जैसी छोटी सी चीज भी वो नहीं कर सकता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इसके पार्टनर्स के डेथ से, उसके इंसॉल्वेंसी से और उनके पागलपन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिना अपने पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में ज्यादा सोचे हुए अपना काम करती रहती है, अपना बिजनेस करती रहती है। पार्टनर्स नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, उसी तरीके से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। अब लेकिन अगर आप इसको पार्टनरशिप फर्म्स जो ट्रेडिशनल होती हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म्स में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर्स की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब कि अगर दो पार्टनर्स हैं उसमें से एक पार्टनर की अगर डेथ हो गई तो पार्टनरशिप क्लोज हो गई, एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो पार्टनरशिप क्लोज हो गई, एक पार्टनर अगर पागल हो गया तो पार्टनरशिप क्लोज हो गई। इस तरह के किसी भी सिचुएशन का सामना आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं करना पड़ता है। अब इसके तीसरे एडवांटेज की बात कर लेते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में टैक्स, आपको कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता है। आपको जो पार्टनरशिप फर्म्स पे जो टैक्स लगता है 30% के ब्रैकेट के हिसाब से, 30% का जो फ्लैट रेट है उसके हिसाब से, इसी हिसाब से आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी टैक्स देना पड़ता है। और कंपनीज में जैसे सरचार्ज देना पड़ता है उस तरह का सरचार्ज आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं देता। हालांकि कंपनीज में अगर आपके कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है तो उसका जो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है वो 25% का ही है, तो टैक्स के रेट आपको इसमें थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल कैलकुलेशन करेंगे सरचार्ज को इंक्लूड करके तो आप पाएंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत टैक्स तो आप बचा ही ले जाएंगे। अब हम लोगों ने 3 एडवांटेजेस की बात कर ली है। अब इसके चौथे एडवांटेज की बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। आपने अगर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे जो वीडियो है उसको देखा होगा या आप जानते भी होंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर ऑफ द बिजनेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल, मतलब कि आपका कैपिटल चाहे तो 1 रुपया हो या अरबों रुपए का हो, और आपका टर्नओवर चाहे तो 1 रुपए का हो या बिल्कुल नहीं हो या अरबों रुपए का हो, आप प्रॉफिट में हो या ना हो, आप लगातार लॉसेज खा रहे हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, लेकिन फिर भी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो कि आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपको अपने खातों की जांच किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं करानी पड़ती है। आपका एक तो पैसा बचता है, प्लस आपके जो खाते हैं वो आप ही तक सीमित रहते हैं, किसी एक्सटर्नल एजेंसी या किसी एक्सटर्नल आदमी के पास उसकी डिटेल्स नहीं पहुंचती है। हालांकि यह जो फैसिलिटी है केवल लिमिटेड पार्टनरशिप्स के लिए अवेलेबल है। उसमें एक कंडीशन उन्होंने लगाई हुई है कि ऑडिट आपको तब तक नहीं कराना है जब तक कि आपकी एलएलपी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए
या फिर एनुअल टर्नओवर 40 लाख रुपए का होता है। मतलब जैसे ही आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन को आप कंपनी के से अगर समझना चाहेंगे तो कंपनी में जो कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल होता है, उसको आप एलएलपी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। तो जैसे ही आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए पहुंचता है या आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए पहुंचता है तो आपको अपने खातों की जांच चार्टर्ड अकाउंटेंट से करानी पड़ती है, उनसे आपको ऑडिट रिपोर्ट लेनी पड़ती है। यह 4 इसके एडवांटेज हैं। एक और एडवांटेज अंत में बता देता हूं। पार्टनरशिप फर्म्स जो ट्रेडिशनल होती हैं उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है और सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट कहलाए जाते हैं, समझे जाते हैं। यहां तक कि पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर्स की एजेंट होती है और पार्टनरशिप फर्म के एजेंट पार्टनर्स होते हैं। मतलब एक किसी आदमी ने अगर गलती की उसके लिए सभी पार्टनर्स को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, सभी पार्टनर्स को उस गलती के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उनको उन गलतियों के लिए सजा दी जाएगी। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि कंपनीज की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसके शेयर होल्डर से और उसके डायरेक्टर से। और जो मान लीजिए अगर जो इंटरनल शेयर होल्डर 3, 4, 5, 10, 20, 100, 50 है तो वो भी आपस में एक दूसरे के एजेंट नहीं कहलाते हैं। वह लोग भी आपस में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और कोई एक शेयर होल्डर और कोई एक डायरेक्टर किसी दूसरे डायरेक्टर और किसी दूसरे शेयर होल्डर की इंडिविजुअल कैपेसिटी में की गई गलतियों की वजह से किसी दूसरे आदमी को डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। यह सेम एडवांटेज आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिलता है कि आप अपने किसी भी पार्टनर के एजेंट नहीं होते हैं, आप अपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के एजेंट नहीं होते हैं। उसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी आपकी एजेंट नहीं होती है और आपके दूसरे पार्टनर्स भी आपके एजेंट नहीं होते हैं। इसका बेनिफिट यह मिलता है कि किसी एक आदमी की गई गलती की सजा पूरी फर्म को नहीं भुगतनी पड़ती है और बाकी के पार्टनर्स को नहीं भुगतना पड़ता है। इसके 5 एडवांटेजेस हैं जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि सिक्के का हमेशा 2 पहलू होता है। अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी जरूर होंगे। अब आगे हम लोग वीडियो में आगे डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है इसको मैं थोड़ा सा स्टार्टअप्स से लिंक कर देता हूं और स्टार्टअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस डिसएडवांटेज के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आपके प्लान्स हैं कि आप आने वाले समय में वेंचर कैपिटलिस्ट फंड से या किसी एंजल इन्वेस्टर से आप अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेजिंग करने वाले हैं, आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इस सिचुएशन में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपके लिए सुटेबल लीगल ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैक्सिमम क्या मैं तो कहूंगा कि सारे के सारे ही जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स हैं और एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंपनी में मतलब आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोलेंगे। और अगर आपके पास पहले से कोई दूसरा बिजनेस व्हीकल मौजूद है, मतलब कि आपने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर 1 पर्सन कंपनी वगैरह बनाई हुई है, तो आपको बोलेंगे कि आप इस बिजनेस को सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लो या तो नई इनकॉर्पोरेट कर लो। तो इसका कंक्लूजन ये है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपको हमेशा ही इन्वेस्टमेंट लेने में दिक्कतें आएंगी। आपको हमेशा ही वेंचर कैपिटलिस्ट का फंड लेने से पहले, एंजल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट लेने से पहले आपको इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो यह इसका स्टार्टअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज है यही है। बाकी आजकल जो कॉर्पोरेट्स का माहौल है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कई सारे कंप्लायंस के बर्डन्स वगैरह डाल दिए गए हैं, जो कि कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे उन कंप्लायंसेस को पूरा करना। तो आजकल के माहौल में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक बेस्ट बिजनेस व्हीकल है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बशर्ते कि आप एक स्टार्टअप नहीं हो। और अगर आप स्टार्टअप हैं भी तो आपके प्लान्स फंड रेजिंग के नहीं हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप ऑफ कोर्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को ट्राई कर सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे बिजनेस कर सकते हैं। अब जब हम लोगों ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में लगभग सब कुछ समझ ही लिया है, अब आइए आगे हम लोग जानते हैं कि यह ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनी से कैसे डिफरेंट है।
अब इसको हम लोग आगे जो मैंने कुछ स्लाइड्स वगैरह बनाई है उस स्लाइड से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में लगभग सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में जानने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है या कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए स्लाइड्स के माध्यम से जो तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो मैंने क्या किया है कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि कम वैल्यू के पॉइंट्स हैं उन पे मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिया है तीनों को, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ज्यादा वैल्यू रखते हैं उसको मैंने सबसे अंत के लिए बचा रखा है। इसलिए भी आपका अंत तक वीडियो के साथ बने रहना जरूरी है। आप बने रहिए अंत तक वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिया है वह लिया है गवर्निंग लॉ का, मतलब कौन सा कानून है जो कि इन तीनों बिजनेस व्हीकल्स को रेगुलेट करता है। पार्टनरशिप फॉर्म्स की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रेगुलेट होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाता है इस एक्ट के अंडर में उससे रेगुलेट होती है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 और रूल्स और रेगुलेशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फ्रेम करता है कंपनीज एक्ट 2013 में उससे रेगुलेट होती है। गवर्निंग लॉ के बाद जो दूसरा पॉइंट मैंने लिया है वो लिया है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज क्या है उसके बारे में। आइए चार्ट के माध्यम से इसको भी समझते हैं। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए तो आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको पार्टनरशिप डीड बना करके और फॉर्म्स और एफिडेविट के साथ रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के ऑफिस में रिक्विजिट फीस के साथ अप्लाई करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स आपकी पार्टनरशिप को रजिस्टर कर देगा। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और इसके लिए मैंने आपको पहले बताया है वीडियो के शुरू में ही कि आपको फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 फाइल करना पड़ेगा एमसीए के पोर्टल पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करता है। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज के केस में भी इसका कंपनीज का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और कंपनीज को रजिस्टर करने के लिए ई फॉर्म स्पाइस पार्ट ए और पार्ट बी फाइल किया जाता है एमसीए के पोर्टल पे विथ रिक्विजिट फीस। एक चीज और जो कि यहाँ पे समझने की जरूरत है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके लिए जो फॉर्म्स हैं यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता है। टाइम टू टाइम नए नए फॉर्म्स और नए नए प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करता रहता है बिजनेस के रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और प्रमोट करने के लिए। तो आज जब हम लोग मई 2021 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी एलएलपीज के लिए और कंपनीज के लिए यही जो फॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इस प्रोसेस को कंप्लीटली बदल दिया जाए या इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया जाए। तो जब कभी भी आप रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचें तो आप लेटेस्ट जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर के ले लें कि अभी कौन सा प्रोसेस प्रिवेलिंग है। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल की जो कि तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर्स में रिक्वायर्ड होते हैं। आइए समझते हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म्स की बात करेंगे तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। मैक्सिमम 50 लोगों की लिमिट फिक्स की गई है पार्टनरशिप फॉर्म में, मतलब कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो 50 से ज्यादा पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं हो सकते। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप चाहें तो जितने पार्टनर्स को आप जोड़ सकते हैं आप जोड़ सकते हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो आप जानते हैं कि कंपनीज 3 तरह की होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की अगर बात करेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर और 2 डायरेक्टर चाहिए। मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स का लिमिट फिक्स किया गया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात करेंगे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर और 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। मैक्सिमम शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में है नहीं, तो आप अनलिमिटेड लोगों को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर बना सकते हैं। अब अगर अंतिम में 1% कंपनी की बात करें तो 1% कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम
एक आदमी ही अलाउड है जिसको कि शेयर होल्डर बनाएंगे, जिसको कि डायरेक्टर बनाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही है 1% कंपनी, मतलब सिंगल पर्सन की कंपनी होती है। अब जब हम लोगों ने नंबर ऑफ पीपल के पॉइंट पे भी इन तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर लिया है, तब आइए क्रिएट कैसे होती है और इसका डिसोल्यूशन कैसे होता है, इस पैरामीटर पे इन तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। पार्टनरशिप फॉर्म्स की बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म्स एग्रीमेंट से क्रिएट होती है, मतलब आपने एक पार्टनरशिप डीड बना ली और पार्टनरशिप डीड को सभी लोगों ने साइन कर लिया और पार्टनरशिप फॉर्म आपकी बन गई, बैंक अकाउंट आपने खुलवा लिया, पार्टनरशिप फॉर्म आपकी बन गई। अगर डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन सब लोगों ने मिलकर के डिसाइड कर लिया कि अब पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस बंद कर देना है और पार्टनरशिप क्लोज कर देनी है, मतलब म्यूचुअल कंसेंट या कोर्ट का ऑर्डर। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बाय प्रोसेस ऑफ लॉ क्रिएट होती है और इसका डिसोल्यूशन भी या तो वॉलंटरी होता है, मतलब सारे पार्टनर से मिलकर के डिसाइड कर लिया है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बिजनेस वायबल नहीं रहा, या इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो हम लोगों ने अचीव कर लिया है, या अब इस बिजनेस में नहीं रहना है, सिंपली भाई रहना ही नहीं है इस बिजनेस में, तो आप वॉलंटरी इसको क्लोज कर सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ कोर्स, या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसको क्लोज करने का ऑर्डर दे दिया हो। सेम यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कंपनीज के केस में। कंपनी भी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ क्रिएट होती है और बंद भी होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। बंद करने का जो प्रोसेस है, या तो आप वॉलंटरी सारे शेयर होल्डर्स ने मिलकर के डिसाइड कर दिया कि भैया अब कंपनी बंद कर देनी है, बिजनेस नहीं करना है या बिजनेस घाटे में चल रही है, या फिर बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट था, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव मेंशन था, कंपनी ने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है, तब कंपनी के बिजनेस में बने रहने का कोई मतलब नहीं है, तो सब लोगों ने वॉलंटरी डिसाइड करके आपस में बैठ करके डिसाइड कर लिया और बंद कर दिया। या नेशनल लॉ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया कि इस कंपनी को बंद कर दी जाए, तो बंद कर दिया गया। अब जब हम लोगों ने क्रिएशन कैसे होता है और डिसोल्यूशन कैसे होता है, इस पे भी इसको चेक कर लिया है। अब बिजनेस नेम कैसे मिलता है, मतलब आप अपने पार्टनरशिप का नाम, एलएलपी का नाम, कंपनी का नाम कैसे रखते हैं और उसके लिए क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है, इस पैरामीटर पे भी हम लोग इन तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर लेते हैं। आइए स्लाइड में देखते हैं। पार्टनरशिप की बात करें तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से नाम रख सकते हैं, मतलब सारे पार्टनर्स ने मिलकर के डिसाइड कर लिया कि भैया ABC एंड कंपनी बहुत बढ़िया लग रहा है, लिखने में भी अच्छा है, सुनने में भी अच्छा है, तो उसको रख लो। आपने रख लिया, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इसमें आपको नेम का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, मतलब यह जरूरी नहीं कि आपने अगर ABC एंड कंपनी अपनी पार्टनरशिप फॉर्म का नाम रखा है तो दूसरा कोई व्यक्ति भी अपनी पार्टनरशिप फॉर्म या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या कंपनी का नाम ABC एंड कंपनी नहीं रखेगा। हो सकता है कि आपके नाम रखने से पहले ही कई सारे लोग सेम नाम से बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप स्टार्ट करने के बाद कई सारे लोग सेम और सिमिलर नाम से दूसरी पार्टनरशिप फॉर्म बना ले, आपके शहर में बना ले, किसी और शहर में बना ले, किसी और राज्य में बना ले। तो मोटा मोटी बात यह है कि पार्टनरशिप के बिजनेस स्ट्रक्चर में आपको अपने बिजनेस के नेम के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अगर आपको इसको प्रोटेक्ट करना है तो आपको अपने बिजनेस नेम को ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा। अब अगर आप नहीं जानते कि ट्रेडमार्क कैसे होता है और अगर आप ट्रेडमार्क के बारे में जानना चाहते हैं कि यह क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो मैंने ऑलरेडी ट्रेडमार्क्स पे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रेडमार्क के माध्यम से आप कैसे अपने बिजनेस नेम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कॉपी होने से, चोरी होने से, इस तरीके से। अब आइए बिजनेस नेम के पैरामीटर पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी को टेस्ट करते हैं कि ये कैसे काम करती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की अगर बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपके बिजनेस का नाम अप्रूव्ड होना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस से। सिमिलरली कंपनीज का नाम भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस से अप्रूव होना चाहिए। जब तक नाम आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप उस नाम से कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी बना ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला तो पॉइंट यह है कि LLP और कंपनी में आपका नाम अप्रूव होना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। दूसरा, पार्टनरशिप पे आपको आपके नाम का प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन कंपनी और LLP के केस में आपको अपने बिजनेस नेम का प्रोटेक्शन मिलता है। और एक बार अगर आपका नेम, अगर बिजनेस का नेम अगर अप्रूव हो गया, इसका मतलब यह है कि उस नाम से या उससे मिलते जुलते नाम से अपने देश में, इंडिया में कोई भी दूसरा आदमी
कोई एलएलपी या कोई कंपनी नहीं बना पाएगा। तो पार्टनरशिप में आपको नेम का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन एलएलपी में और कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करने में आपको उसके बिजनेस नेम का प्रोटेक्शन मिलता है। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर हम लोगों ने लिया है इन तीनों बिजनेसेस को कंपेयर करने का, वह लिया है परपेचुअल सक्सेशन का पॉइंट। मतलब क्या कंपनीज का जीवन शाश्वत रहता है, नहीं रहता है, पार्टनरशिप का कैसे काम करती है, एलएलपी के केस में क्या स्थिति होती है। आइए इसको स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। परपेचुअल सक्सेशन के पॉइंट पे अगर आप ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म्स को टेस्ट करेंगे तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म में नो परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है पार्टनर्स के जीवन तक, पार्टनर्स के सॉल्वेंट रहने तक और पार्टनर्स के साउंड माइंड का रहने तक पार्टनरशिप फॉर्म्स की लाइफ होती है। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गई पार्टनर्स की, या पार्टनर अगर वो पागल हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो पार्टनरशिप फॉर्म का जीवन वहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में और कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनीज और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और कंपनीज में डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनीज और एलएलपी चलती रहती है, सरवाइव करती रहती है, क्योंकि उनको परपेचुअल सक्सेशन बाय लॉ मिला हुआ है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे इन तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है। आइए स्लाइड के माध्यम से इसको और बेहतर समझते हैं। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। पार्टनरशिप डीड या तो रजिस्टर्ड हो सकती है, अनरजिस्टर्ड हो सकती है। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करेंगे तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एलएलपी एग्रीमेंट जो होता है, जो आपने फॉर्म 3 में फाइल किया था इनकॉर्पोरेशन करने टाइम पे, याद होगा आपको, मैंने भी बताया था वीडियो में। अगर आपने देखा होगा तो याद होगा, नहीं देखा है तो आप दोबारा रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं। तो एलएलपी एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन कंपनी के केस में थोड़ा सा कुछ और भी है, मैं बता देता हूं। यहाँ पे आपने ज्वाइंट वेंचर्स का नाम सुना होगा, स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं या स्टार्टअप चलाते हैं या सुनते रहते हैं या न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ स्टोरीज वगैरह पढ़ते रहते हैं स्टार्टअप की, तो आप शेयर होल्डर एग्रीमेंट या फाउंडर एग्रीमेंट वगैरह के टर्म से आप परिचित होंगे, उसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो कंपनीज के केस में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अलावा अगर कोई ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट है या कोई शेयर होल्डर एग्रीमेंट है या कोई फाउंडर एग्रीमेंट है, तो वह भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट की तरह ही काम करता है। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कंपनीज के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजन है और शेयर होल्डर एग्रीमेंट या जेवी एग्रीमेंट में जो प्रोविजन है, दोनों एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट होते जा रहे हैं। मतलब एक राम की बात करता है तो दूसरा श्याम की बात करता है, एक कहता है कि पूरब चलो तो दूसरा कहता है कि नहीं पश्चिम चलो। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कभी भी कंपनी में कि दोनों के प्रोविजंस कुछ अलग अलग बातें करते हो, तो वैसी स्थिति में हमेशा जो ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट या शेयर होल्डर एग्रीमेंट के जो प्रोविजन होते हैं वह प्रिवेल करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन पे। इसलिए मैंने सोचा कि स्टार्टअप्स वगैरह से आप लोग डील करते होंगे, आप लोग सुनते होंगे, तो एक पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट था, मैंने कहा चलो थोड़ी सी जानकारी देते हैं डिटेल में। अगर ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट क्या होता है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट क्या होता है, फाउंडर एग्रीमेंट क्या होता है, तो मैं इन विषयों पर डिटेल में भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो मेरा निवेदन है कि आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं इन विषयों पर वीडियो लेकर के आऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन वह तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देंगे। तो ज्यादा सोचिए मत, मैं अच्छी जानकारी देता हूँ, इंफॉर्मेटिव रहती है वीडियो। मैं ऐसा उम्मीद तो करता ही हूँ कि मैं जो जानकारी देता हूँ आप लोगों को पसंद आती होगी। तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो पॉइंट हम लोगों ने लिया है इन तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर को कंपेयर करने का, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पॉइंट लिया है। आइए इसको स्लाइड के माध्यम से और ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की फॉर्म की बात करें
तो पार्टनरशिप फॉर्म और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होती है, मतलब जिसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, मतलब जिसको बाय प्रोसेस ऑफ लॉ क्रिएट नहीं किया गया है। इनकॉर्पोरेट एंटिटी दो तरह की होती है, इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज में जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, वन पर्सन कंपनी हो गई, एलएलपी हो गई, और अनइनकॉर्पोरेटेड में प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो गई, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। तो पार्टनरशिप फॉर्म और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, और अपने देश में जो एफडीआई से रिलेटेड जो कानून है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कानून है, उसमें अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते, आप किसी फॉरेनर को अपना पार्टनर नहीं बना सकते, उसके साथ आप कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं कर सकते। अब अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ एफडीआई पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली कंपनीज के केस में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द एफडीआई पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं एफडीआई पॉलिसीज के बारे में थोड़ा सा मतलब 30 सेकेंड में मैक्सिमम 1 मिनट में ब्रीफ कर देता हूं। आप न्यूज में सुनते होंगे कि भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट बढ़ा करके 51% कर दी। एरोस्पेस सेक्टर में या सिविल एविएशन में भारत सरकार ने एफडीआई की जो लिमिट है वो बढ़ा करके 75% कर दी। या रिटेल ट्रेड में, रिटेल सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड कर दिया। ये होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस के सेक्टर के हिसाब से, जैसे कि कई सारे सेक्टर्स होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, रिटेल है, डिफेंस है, सिविल एविएशन है, सर्विस सेक्टर है, लीगल सर्विस इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस सेक्टर के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पॉलिसी को बनाती है कि किस पर्टिकुलर शेयर में कितना % तक का फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ओनरशिप अलाउड रहेगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी और कंपनीज के केस में एफडीआई तो अलाउड है, लेकिन कितना % रहेगा वह डिपेंड करता है कि आपका किस सेक्टर में बिजनेस है। इस तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने से पहले आपको एफडीआई पॉलिसीज को समझना पड़ेगा, अपने सेक्टर को समझना पड़ेगा, और यह समझना पड़ेगा कि आपके सेक्टर में कितना % तक का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, उसी हिसाब से आप ले। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उसको मैं सबसे लास्ट में बोलूंगा, और छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं पहले बोल दूंगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इन तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर्स पे कैसे लागू होता है। आइए उसके बारे में समझते हैं इस चार्ट के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म्स की बात करें, अनलिमिटेड लायबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप फॉर्म में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब आपकी पर्सनल एसेट्स सुरक्षित नहीं है, उस पर रिस्क हमेशा बना रहेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या दूसरी टाइप की जो कंपनीज है उनकी बात करते हैं, तो उसमें आपको लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसका बेनिफिट मिलता है। सेपरेट लीगल एंटिटी के पॉइंट पे टेस्ट करते हैं इनको। पार्टनरशिप में जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स हैं, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन एलएलपी में और कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी। अब जब इतने सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया, तो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पैसा कितना खर्च होगा, उसी में पैसा खर्च होना है। इन सब चीजों में आपका पैसा खर्चा नहीं होना है। ये तो आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हो गया। अब आगे रेकरिंग एक्सपेंसेस होंगे, आपके कंप्लायंस का कॉस्ट होगा। तो आइए कंप्लायंस कॉस्ट पे इन तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर्स को हम लोग कंपेयर करके समझ लेते हैं कि इन तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा है। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि सबसे बढ़िया कौन सा है, आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही समझ जाएंगे कि सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है आपके लिए। आइए समझते हैं। कंप्लायंस शुरू करने से पहले मैंने कंप्लायंस को ना कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे मैंने ऑडिट को अलग कर दिया, आरओसी फाइलिंग को मैंने अलग कर दिया है, टैक्स ऑडिट को अलग कर दिया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स को अलग कर दिया, इनकम टैक्स रिटर्न्स को अलग कर दिया है। तो मैंने अलग अलग कर दिया, एक एक करके उसको समझते हैं। सबसे पहले ऑडिट के पैरामीटर पे इन तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स की बात करेंगे तो ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड,
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड विथ सर्टेन कंडीशंस। अब वो कंडीशन क्या है, मैंने पहले बताया था आपको एडवांटेज में, जब मैं एडवांटेज डिस्कस कर रहा था इसी वीडियो में, लेकिन फिर से इस बार रिपीट कर देता हूं। अगर आपके एलएलपी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी एलएलपी का टर्नओवर अगर 40 लाख रुपया उससे ज्यादा रहा है, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से ऑडिट कराना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। अगर आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आपका कैपिटल भी 25 लाख रुपए से कम है और आपका टर्नओवर भी 40 लाख रुपए से कम है, तो जैसे पार्टनरशिप फर्म्स में आपको ऑडिट नहीं कराना, वैसे आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कराना है। मतलब आपने साल के 5-7-10 हजार रुपए तो बचा लिए, है ना अच्छी बात। अब आइए कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनीज में इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल, आपका कैपिटल चाहे तो 1 रुपया हो या 1 अरब हो, तो आपका टर्नओवर चाहे तो 1 रुपया हो या हजारों करोड़ का टर्नओवर हो, आप चाहे तो प्रॉफिट में हो या नहीं हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया हो, आपका नील का बैलेंस शीट जाना हो, नील का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना हो, तो भी आपको चार्टर्ड अकाउंटिंग की प्रैक्टिस से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना है। मतलब यह आपके लिए कंपनी के केस में एक एडिशनल कॉस्ट है। आपका 5,000 रुपए से लेकर के 10-12 हजार रुपए तक एक्स्ट्रा खर्चा होगा हर साल। अगर कोई बिजनेस आपके कंपनी में नहीं भी है तो, या बिल्कुल नेग्लिजिबल बिजनेस है तो। अब जब ऑडिट के पैरामीटर पे हम लोगों ने इसको कंपेयर कर लिया है, तो आइए आरओसी फाइलिंग के पैरामीटर पे इसको कंपेयर करते हैं इन तीनों को। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स में चूंकि वह आरओसी के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं होती है और रेगुलेट करने का नियम है कि अगर कोई हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है तो मुझे उससे मतलब नहीं है, तो चूंकि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स आरओसी से रजिस्टर्ड ही नहीं होती हैं, तो आरओसी फाइलिंग करने की जरूरत उसमें पड़ती नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करेंगे तो आरओसी रजिस्टर करते हैं, इसलिए वहां पे आरओसी फाइलिंग होती है। कितने फॉर्म्स को फाइल करना पड़ता है साल में? 2, फॉर्म 8 और फॉर्म 11। क्या क्या जाता है उसमें? बैलेंस शीट जाता है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाता है और आपके एलएलपी का एनुअल रिटर्न जाता है। फीस कितनी लगती है? बड़ी नॉमिनल सी फीस है, 50 रुपए या 100 रुपए की है, लेकिन जो ड्यू डेट रहता है उसका, जो कि जनरली 31 मई और 30 अक्टूबर रहता है उसका ड्यू डेट। तो अगर आपने ड्यू डेट मिस कर दी तो जितना दिन का डिले होगा उतना 100 रुपया आपके ऊपर एज ए पेनाल्टी चार्ज बढ़ता रहेगा। मतलब अगर 10 दिन का डिले है तो 1000 रुपए का पेनाल्टी, 2 फॉर्म है तो 2000 रुपया लग जाएगा, अगर 12 दिन का है तो 1200, इस तरीके से वो बढ़ता रहेगा और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। वो बढ़ करके लाखों करोड़ों कुछ भी हो सकता है और जब तक आप उस फाइलिंग को करेंगे नहीं तब तक वो बंद हो नहीं सकती, आप उस एलएलपी से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर फाइलिंग नहीं करेंगे तो आरओसी 3 या 4 सालों की लगातार फाइलिंग अगर नहीं होगी तो उस एलएलपी को अपने आप ही बंद कर देगा, आपका डिन नंबर ब्लॉक कर देगा। अब आपके कोई दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकते, अब आप किसी दूसरी एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकते, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकते। इसलिए फाइलिंग हमेशा टाइम से कीजिए। टाइम से करने का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, टाइम से नहीं करने का जो खर्चा है वह कई बार कई लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाता है। अब आइए कंपनीज की बात करते हैं। जी हाँ, एलएलपी की तरह कंपनीज भी आरओसी के यहाँ रजिस्टर्ड होती है और आरओसी की फाइलिंग कंपनीज में भी होती है। कितने फॉर्म्स आते हैं? ट्रेडिशनली 2, फॉर्म एओसी 4 और फॉर्म एमजीटी 7। अगर ऑडिटर वगैरह का आपने अगर 5 साल वाला नहीं किया हुआ है तो एडीटी 1 भी चला जाएगा। डायरेक्टर्स वगैरह अगर रेगुलराइज होने हैं, अगर आपने किसी को एडिशनल डायरेक्टर बनाया था उसको रेगुलराइज होना है तो 1 DI या 12 वगैरह भी जा सकता है, लेकिन जनरली एनुअल फाइलिंग में केवल 2 ही फॉर्म जाएगा, एओसी 4 और एमजीटी 7। क्या क्या जाएगा? बैलेंस शीट जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा, नोट्स टू अकाउंट जाएगा और आपका एनुअल रिटर्न जाएगा। कब जाएगा? आपके एजीएम के 1 महीने के अंदर में आपको अपनी बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइल करनी पड़ेगी और 2 महीने के अंदर में आपको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। टाइम से नहीं करते हैं तो कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी? जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे आपको 100 रुपया पर डे के हिसाब से पेनाल्टी देना पड़ता था,
वैसे ही कंपनी के केस में भी जितने दिन का डिले होगा उतना 100 रुपया आपके ऊपर पेनल्टी चढ़ता जाएगा पर फॉर्म के बेसिस पे, इसलिए इसकी भी फाइलिंग आप टाइम से कर दीजिए। अगर आप टाइम से नहीं करते हैं तो ये पेनल्टी बढ़ती जाएगी और इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। नहीं करेंगे तो 3-4 साल के बाद आरओसी आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा, आपका डिन नंबर फ्रीज कर देगा, फिर आप किसी दूसरी कंपनी में ना तो डायरेक्टर बन पाएंगे ना तो किसी दूसरी कंपनी में कुछ और काम कर पाएंगे, एलएलपी बना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए फाइलिंग हमेशा टाइम पे कर दीजिए। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसी चीज है कि इसमें बिजनेस के स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, चाहे आपका पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे आपका कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे 1 पर्सन कंपनी हो, चाहे आपका कोई एनजीओ ही क्यों ना हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो, इनकम टैक्स रिटर्न सबको फाइल करना है। इसमें कोई कंपैरिजन, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोप्राइटरशिप को भी करना है, पार्टनरशिप भी करना है, यहां अगर इसकी बात करें कंपनी को भी करना है और एलएलपी को भी करना है, ये सबको करना है। जीएसटी रिटर्न की बात करते हैं और रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। जैसे इनकम टैक्स सबको करना है वैसे जीएसटी भी सबको करना है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। मैंने एलएलपी के ऑडिट के केस में कुछ कंडीशन बताई थी, 25 लाख और 40 लाख वाला, आपको याद होगा। जीएसटी में 25 लाख और 40 लाख का नहीं है, थोड़ा सा कम का है। मैं बता देता हूं क्या है। आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर कुछ भी हो, पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप अकेले ही इंडिविजुअली आप काम करते हो। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख रुपया, कुछ एक बिजनेसेस में जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटीज वगैरह अगर है तो 40 लाख रुपया, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो जिसको हम लोग 7 सिस्टर्स कहते हैं, वहां पे अगर आपका बिजनेस है तो 10 लाख और 20 लाख रुपए लिमिट हो जाती है। आपने जैसे अचीव किया, आपको सबसे पहले तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो आपको रिटर्न फाइल करना है। अच्छा, एक तो मतलब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाली बात होगी कि 20 लाख रुपए का या 40 लाख रुपए का टर्नओवर अगर आपने अचीव किया, आपका चाहे बिजनेस कुछ भी हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो या कंपनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें भी, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और रजिस्ट्रेशन अगर लिया तो रिटर्न फाइल करना है। कई लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराते हैं जीएसटी में, मतलब उनका टर्नओवर तो नहीं होता, लेकिन वो अपनी मर्ज से, अपने मन से किसी की एडवाइस पे आकर के बैंक खाता खुलवाने के लिए, या हो सकता है किसी ने गलत सलाह दे दी हो या कहीं को जरूरत पड़ गई हो, तो लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं वॉलंटरी। अगर ऐसा आपने भी कराया है, आप भी करा सकते हैं, ऑफ कोर्स कोई रोकने वाला तो है नहीं, सरकार तो कहेगी नहीं कि भैया तुमको जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास मत आओ, क्यों आ रहे हो फालतू में जीएसटी का झंझट लेने के लिए। लेकिन अगर आपने करा लिया, आपने सुनी नहीं, तो भी आपको मंथली और क्वार्टरली जो भी रिटर्न आप सेलेक्ट करते हैं जो आपके एप्लीकेबल होगा, वो आपको फाइल करना है। नहीं करते हैं तो वापस से वो पेनाल्टी और जो इंटरेस्ट वगैरह लगता है वो लगेगा। वो अभी कई बार जीएसटी के केस में अनअफोर्डेबल हो जाता है, इसलिए बेहतर है कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो रजिस्ट्रेशन लीजिए ही मत। अगर जरूरत है और आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो उसका रिटर्न चाहे नील का ही क्यों ना हो, लेकिन आप टाइम पे फाइल किया कीजिए, ताकि आप पेनाल्टीज देने से बच जाएं। अब हम लोगों ने कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट पे इन तीनों बिजनेस को कंपेयर कर लिया, आरओसी फाइलिंग के पैरामीटर पे कर लिया, इनकम टैक्स रिटर्न पे कर लिया, जीएसटी पे कर लिया, एक टैक्स ऑडिट पे भी कर लेते हैं। आइए मैं टेबल से भी समझा देता हूं इसको आप लोगों को। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न सब पे एप्लीकेबल था, जीएसटी रिटर्न सब पे एप्लीकेबल था, लेकिन जिन लोगों ने उस टर्नओवर लिमिट को टच किया है उन पे एप्लीकेबल था। उसी तरीके से टैक्स ऑडिट भी उन लोगों पे एप्लीकेबल है जिन लोगों ने टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का अचीव कर लिया है। मतलब कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर कुछ भी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का है तो आपको अपना टैक्स ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना है। सबसे पहली बात कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, सब लोगों का टर्नओवर 1 करोड़ क्या कई करोड़ आ जाए, और आप सब लोग स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के अगले ही महीने से आप लोग टैक्स ऑडिट के ब्रैकेट में आ जाए, सब लोगों को टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत पड़ जाए। तो अब हम लोगों ने टैक्स ऑडिट पे भी चेक कर लिया है इसको कि तीनों में कराना है। अगर तीनों में से
का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए जैसे होता है वैसे ही आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको कराना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट के बाद एक अंतिम चीज जो कि कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच जाती है, उस पर भी कंपेयर कर लेना जरूरी है। आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत। अगर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स की बात करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है। पार्टनर्स अगर चाहते हैं तो अपनी मीटिंग जो करते हैं उसके मिनट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं चाहते नहीं कर सकते, उनके ऊपर है वो कैसे करना चाहते हैं, कैसे उसको चलाना चाहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी सेम पार्टनरशिप वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की और पार्टनर्स की जो मीटिंग्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करना है, उसके मिनट्स बनाने हैं, तो आप कीजिए। अगर नहीं आपने लिखा है तो मतलब मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई लीगल ऑब्लिगेशन एलएलपी के ऊपर नहीं है कि आपको करना। लेकिन कंपनी की अगर बात करेंगे तो कंपनी में लीगली मैंडेटरी है कि प्रत्येक कंपनी को अपने कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और अप टू डेट रखने हैं। यह भी एक एडिशनल कॉस्ट है स्टार्टअप्स के लिए और जो नए लोग जो बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए। किसी कंपनी सेक्रेटरी को आपको साल का कम से कम 10-12 हजार रुपये तो देना ही पड़ेगा अगर आप अपने कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल रिकॉर्ड मेंटेन करवाते हैं। और डिपेंड करता है कि वो जो प्रोफेशनल है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर आप कुछ हाई फाई प्रोफेशनल के पास जाएंगे जो आपको क्वालिटी सर्विस देंगे तो हो सकता है कि 10-12 हजार रुपये जो मैंने बताया है इसका कई गुना ज्यादा पैसा भी आपको देना पड़े। या प्योरली डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं और आप किस तरह का काम चाहते हैं, किस तरह के प्रोफेशनल्स के साथ आप डील करना चाहते हैं। अब कंप्लायंस की लगभग सारी बातें पूरी हो गई है। कोई भी ऐसा शायद ही कोई पैरामीटर बचा है जिसमें हम लोगों ने इन तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर्स को चेक नहीं किया है। एक इनकम टैक्स रिटर्न हमने चेक किया था, अब इनकम टैक्स रेट की बात कर लेते हैं। आइए टेबल के माध्यम से इसको भी देख लेते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म्स की बात करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म्स में फ्लैट 30% के रेट से इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। एलएलपी में भी पार्टनरशिप की तरह फ्लैट 30% का रेट चलता है। कंपनी में रेट थोड़ा सा कम है। अगर आपके कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे का है तो 25% के रेट से आप पे चार्ज किया जाएगा इनकम टैक्स, और अगर 400 करोड़ से ऊपर है तो रेट 30% हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें सरचार्ज जुड़ेगा, चाहे आप 25% के ब्रैकेट में आते हो तो या 30% के ब्रैकेट में आते हो तो। अब हम लोगों ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप के साथ और कंपनी के साथ कंपेयर कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके लिए एक बेटर डिसीजन लेना इजी हो जाएगा कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर आपके नीड्स को सूट करता है। आप जो बिजनेस स्ट्रक्चर आपके नीड को सूट करता है आप उस बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ जाएं। पार्टनरशिप बुरी नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बुरी नहीं है, कंपनी भी बुरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी जरूरतें किसमें पूरी हो रही हैं। जैसे अगर आप स्टार्टअप हैं और आपको वीसी फंडिंग चाहिए तो आपको कंपनी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप स्टार्टअप नहीं हैं और स्टार्टअप हैं भी लेकिन आपको अगर वीसी की फंडिंग नहीं चाहिए और आप अपने पैसों से ही अपने बिजनेस को चला सकते हैं तो आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ऑप्शन बहुत बढ़िया है आपके लिए। आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाए या कंपनी बनाए, कंप्लायंसेज आपको हमेशा टाइम पे करने चाहिए, नहीं तो आजकल पेनाल्टीज इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने कंप्लायंसेज को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है और गवर्नमेंट के लिए कंप्लायंस नहीं करने वाले लोगों से लेट फीस वसूलना एक रेवेन्यू का माध्यम बन गया है। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस रहता है कि कैसे भी करके पैसा कलेक्ट किया जाए, पैसा कमाया जाए, इसलिए कंप्लायंसेज टाइम से कीजिए। अब अंत में आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर इसमें कुछ चीजें रह गई है जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना चाहिए था तो वह भी आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं अगली वीडियो में उन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकूं। आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में जान सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बिजनेसेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड मैं लाता रहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद भी आ रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।